स्टार्ट किया वो था पैसिव राइटिंग, कंप्रीहेंशन और पैसिव राइटिंग। तो इसमें देखिए हमारा अभी नेक्स्ट हाफ जो टॉपिक है उसमें कंप्लीट लिखा हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट आंसर। आपने एक पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर कैसे लिखते हैं, एंड है हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ पैसेज, कि टाइटल आप कैसे निकालेंगे एक पैसेज में से। तो फर्स्ट देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली। आपने जो पैराग्राफ दिया होगा आपके सामने, इसको केयरफुल बेस से आपने रीड आउट करना है। आंसर मस्ट बी टू द पॉइंट होना चाहिए। डू नॉट राइट योर आंसर इन सेम लैंग्वेज ऑफ ओरिजिनल पैसेज। आपने ये नहीं करना कि ओरिजिनल पैसेज में से सेम जो लैंग्वेज है वही निकाल के सेंटेंसेस आपने यूज नहीं करने, बल्कि उसमें थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी होगी। अवॉइड ग्रामेटिकली एंड स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक को ग्रामेटिकली आपके आंसर जो वो ठीक होने चाहिए वो गलत नहीं होने चाहिए। टाइटल शुड इंडिकेट द थीम ऑफ होल पैसेज। अब देखिए टाइटल के मुताबिक आपको पता चलेगा कि इसकी थीम क्या है, राइटर ने इस पैसेज में क्या लिखा है। टाइटल मस्ट बी ब्रीफ एंड करेक्ट। आपका जो टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आप भी किसी बुक पे देखें पेज नंबर 84 पे देखिए आप हाउ टू राइट आंसर, कि आपने एक पैसेज जब आप लिख रहे होते हैं या आपको कंप्रीहेंशन दी होती है तो आप उसको कैसे लिखते हैं। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई देयर आंसर द गिवन पैसेज। सबसे पहले बेसिकली आपने क्या करना है कि जो आपको एक पैसेज दिया जाता है ना, एक पैराग्राफ, वो आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। जैसे कि मैंने रूल्स में भी आपको बताया था कि जो एक पैराग्राफ दिया होता है उसमें आपने पहले देखना है कि फ्रेजल वर्ड कौन से यूज हुए हैं, इडियोमेटिक फ्रेज कौन से हैं, फ्रेजल कौन से हैं, हिस्टोरिकल इवेंट इसमें कौन से यूज हुए हैं। वो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। वोकैबुलरी आपके लिए आपकी सेंस में अच्छी होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सके, एक पैराग्राफ को आप समझ सकें। इसलिए फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई द आंसर द गिवन पैसेज। और आपने पैराग्राफ में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर पूछे हुए हैं, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक क्वेश्चन नंबर 1 है या उसका आंसर ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखें, आंसर मस्ट बी रिटन इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। आपने बेसिकली क्या करना है कि आज जिस आपसे फॉर एग्जांपल पास्ट में क्वेश्चन किया गया है, मीन पास्ट टेंस है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है या पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, तो उसी में आपने आंसर देना है। आपने ये बेसिक कभी भी नहीं करना कि प्रेजेंट में आप पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, डिड का इस्तेमाल किया है या वाज वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है, तो आपने कभी भी प्रेजेंट में बात नहीं करनी। आपने उसका आंसर उसी टेंस में देना है, पास्ट में देना है। अगर फ्यूचर में पूछा गया तो फ्यूचर में आप देंगे, और अगर प्रेजेंट में पूछा गया है तो प्रेजेंट में ही बात करेंगे। आपने टेंस बेसिक चेंज नहीं करना। अगर आप टेंस चेंज करेंगे तो उससे आइडियाज क्या हो जाएंगे, वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। आंसर मस्ट बी टू द पॉइंट। आंसर बेसिकली क्या होना चाहिए आपका, टू द पॉइंट होना चाहिए। जो पूछा गया है उसी के मुताबिक आपने आंसर देना है, अपने से ऐड करने की जरूरत नहीं है, या इधर से आप अपने आइडियाज को भी ऐड नहीं कर सकते। आपने बेसिकली टू द पॉइंट ही ऐड करना है। और आंसर बेसिकली क्या होना चाहिए आपका, मुख्तसर होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत लंबा उसमें आंसर ऐड कर रहे हैं, कुछ अपने से लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। डू नॉट राइट योर आंसर बाय यूजिंग द वर्ड यस और नो। आपने कोई भी ऐसा आंसर नहीं लिखना पैसेज में से जिसमें आप क्या करेंगे, डू नॉट राइट योर आंसर बाय यूजिंग द वर्ड यस और नो। यस और नो आपने यूज नहीं करना। आपने प्रॉपर आइडियाज अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक अपने आइडियाज लिखने हैं। आपको ये जरूरत नहीं है कि आपने सिंपली क्या कर दिया, क्वेश्चन को समझा और समझने के बाद आपने क्या कर दिया, उसमें यस या नो का इस्तेमाल कर दिया। यस या नो अगर आपको पता भी है इसको क्वेश्चन का यस या नो है, तो आपने फिर भी इसको प्रॉपर स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक सेंटेंस की फॉर्म में आपने इसको लिखना है। सिंपली आपने एक लाइन पे ये नहीं लिख देना यस और नो। फिर नेक्स्ट देखिए, योर आंसर मस्ट बी परफेक्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल ऑर्गेनाइज होता है एक मुंजम तरीके से। आपका जो आंसर है ना वो सिंपल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए,
और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मीन कि आपके जो सेंटेंसेस है ना वो आइडिया से एक दूसरे से मिलते हों। आपने ये नहीं करना कि एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपने एजुकेशन की बात कर दी, दूसरे सेंटेंस में देखें तो आपने क्या किया है, अनएजुकेटेड जो आइडियाज उसको कन्वर्ट कर दिया। बल्कि अगर एजुकेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं तो एजुकेशन को ही आप कंटिन्यू रखेंगे, आप ऑर्गेनाइज वे में अपना आंसर लिखेंगे। डू नॉट राइट योर आंसर इन द सेम लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। आपने वही लैंग्वेज नहीं लिख देनी, मीन कि आपने पैराग्राफ से उठाई वही लैंग्वेज और उन्हीं वर्ड्स को आपने कन्वर्ट नहीं कर देना, उनमें थोड़ी तब्दीली भी करनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर टेंसेस के मुताबिक आपको चेंज करना पड़े तो वो टेंस भी आपने चेंज करने हैं और अकॉर्डिंग टू अपने आइडियाज़, जैसा राइटर ने इसमें मीन के क्वेश्चन पूछा है ना उसके मुताबिक आप चेंज करके लिखेंगे। आपने ये नहीं करना कि उसमें टेंस भी डिफरेंट यूज़ किया हुआ है, आइडियाज़ भी आपस में वेल ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपने सेंटेंस उठा के लिख दिया, आपने वैसा नहीं करना। You must use, you may use the part of your question in your answer। आप फिर क्या कर सकते हैं, आप अपने जवाब में सवाल के आधे हिस्से को ले सकते हैं। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि अगर यस और नो के बारे में बात की गई है तो आपने क्या करना है, यस या नो ऐड करने के बाद आपने सवाल का आधा हिस्सा आप ऐड कर सकते हैं जिसमें व्हाट डिड वगैरह ये सब कुछ निकाल के आप नेक्स्ट जो हाफ हिस्सा होता है क्वेश्चन का वो आप ऐड कर सकते हैं ताकि एक अच्छी स्टेटमेंट की फॉर्म में आपका सेंटेंस की सूरत में आपका आंसर लिखा जाए। यू मस्ट अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक इन योर आंसर। जवाब में ग्रामर और स्पेलिंग की जो गलतियां हैं ना इससे अवॉइड करें, इससे परहेज करें कि आपकी प्रेसी में किसी किस्म की ग्रामेटिकली गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप कॉम्प्रिहेंशन के आंसर लिखते हैं तो उसमें किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए ग्रामर के लिहाज से और स्पेलिंग के हिसाब से, आपने ये उनको देखना है। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ प्रेसी। अब देखिए, आपने अच्छे तरीके से पैसेज भी आपने रीड आउट किया और रीड आउट करने के बाद आपने क्या कर दिया कि आंसर भी लिखे हैं। लिखने के बाद आप देखेंगे आप टाइटल कैसे निकालेंगे। एक पैरा आपको दिया गया है तो उसमें से आपने इसका अनुमान या टाइटल आप निकालना है। टाइटल देखें, अक्सर ये होता है कि प्रेसी में टाइटल जो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में इसका टाइटल दिया होता है। तो पहले फिर आपने क्या करना है, जनरली टाइटल मस्ट सर्च इन द बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ द पैसेज। मीन के पैसेज जो दिया होता है ना उसमें टाइटल या तो शुरू पे दिया होता है या एंडिंग पे लास्ट पे उसका दिया होता है टाइटल। इफ द टाइटल इज नॉट रिटन इन द बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ द पैसेज। अब देखिए, अगर समझे आप देख रहे हैं कि पैसेज आपने रीड अच्छे तरीके से किया है तो आपको फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में आपको पैसेज ही नजर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, देन सीक थ्रू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो फिर आपने क्या करना है, पैराग्राफ के मरकजी ख्याल को इसका अनुमान बना सकते हैं। मीन के आप देखें कि पैरे में फर्स्ट लाइन में भी टाइटल नहीं दिया हुआ, लास्ट पे भी नहीं लिखा हुआ, तो आपने फिर राइटर के आइडियाज़ को समझना है कि राइटर क्या बात करना चाह रहा है, उसके आइडियाज़ किसके बारे में हैं। क्योंकि जब आप उसके ख्यालात पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि राइटर क्या कहना चाहता है। टाइटल शुड इंडिकेट द सेंट्रल थीम ऑफ द होल पैसेज। अब देखिए, टाइटल से ही आपको पता चलेगा कि पूरे पैसेज का बेसिक पूरा पैसेज आप जब टाइटल लिखेंगे ना तो फिर ही आपको अनुमान को तमाम पैराग्राफ के बुनियादी मरकजी ख्याल की निशानदेही करनी चाहिए। आप फॉर एग्जांपल देखें, जब टाइटल आपको फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में नजर आता है तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि इसका टाइटल क्या है। अगर आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट लाइन में टाइटल दिया नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ख्यालात को, राइटर के आइडियाज़ को आप समझ के टाइटल उसके अंदर से निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर आपको टाइटल नज़र आ रहा है, मीन के फर्स्ट लाइन में भी नज़र नहीं आ रहा, लास्ट पे भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपने फिर क्या करना है, उसके ख्यालात को समझना है आपने।
फिर नेक्स्ट देखिए, टाइटल शुड बी रिटन इन द एग्जामिनेशन इवन दो इट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इम्तिहान में आपने बेसिक क्या करना है कि टाइटल आपने ज़रूर लिखना है, अगर चाहे इसके बारे में नाम भी पूछा गया होगा फिर भी आपने लिखना है। फिर भी कोशिश करनी है कि आपने लास्ट पे ज़रूर लिखना है, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया कि राइट द टाइटल ऑफ द पैसेज, कि इस पैसेज का आप टाइटल लिखें, अगर नहीं भी पूछा गया तो आपने लास्ट पे ज़रूर निकालना है। और कोशिश करें, अगर आप एक टाइटल आपको आप समझ रहे हैं कि या ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो एक से दो भी आप दो टाइटल जो ना ऐड कर सकते हैं, 2 या 3 लिख सकते हैं, उसमें एक तो सही हो ही सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, टाइटल मस्ट बी ब्रीफ एंड करेक्ट। आपका जो टाइटल है ना, उसका आपने पैसेज में से जो टाइटल निकाला है वो ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए एंड करेक्ट होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकली गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। ये बेसिक स्टूडेंट हमने इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन पढ़े थे कि कॉम्प्रिहेंशन में से आप जब आंसर लिखते हैं पैसेज में से तो वो कैसे लिखेंगे, उसका टाइटल आप कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 86 पे देखें, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज नंबर 1 है, उसमें आपको मैं रीड आउट करके बताऊंगी कि आपने एक पैसेज को कैसे रीड आउट करना है, उसमें से आंसर कैसे निकालने हैं, टाइटल कैसे निकालना है, अगर कोई टर्म्स यूज़ हुई है तो वो कैसे आपने समझनी है, वोकैबुलरी आपने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, क्लास में भी मैंने बताया था कि जब आप कोई भी पैसेज रीड आउट करते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें ये देखा करें कि कौन सी टर्म्स, कौन सी टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, और यूज़ करने के बाद आपने ये देखना है कि जो अंडरलाइन कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड पूछे गए हैं ना, उसको आपने सबसे पहले अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करने के बाद आपने इसको याद करना है, ज़हन-नशीं करना है, ताकि आपकी जितनी आपकी वोकैबुलरी बेसिकली अच्छी होगी उतना ही एक पैराग्राफ को आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो ये बेसिक आपकी बुक में देखें, बहुत से पैराग्राफ जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, जिसको आप रीड आउट अच्छे तरीके से अगर करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे देखें, वी शुड फेस फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट होता है मौजूद होना, फैक्ट्स होता है हकाइक। इस दुनिया में जो है फैक्ट्स मौजूद हैं, हमें वो फेस करना पड़ते हैं, मीन के हकाइक का हमें सामना करना पड़ता है। हम ये अगर कहेंगे कि हम तो इमेजिनेशन में चले जाएं, तो इमेजिनेशन में जाना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन फैक्ट्स को, हकाइक को सामने फेस करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फेस द फैक्ट्स। अभी देखिए, रिसेंट देखें, कोरोना वायरस पे देखें, अगर ये एक फैक्ट है, कभी हम सुनते थे या मूवीज़ में हमने देखा था, सुना था कि एक ऐसी वायरस भी फैलेगा या इस तरह की एपिडेमिक्स भी होंगी जो दुनिया को डिस्टर्ब करेंगी, तब ये राइटर की इमेजिनेशन थी, तसव्वुरात में था। अब देखिए तो अभी एक फैक्ट बन चुका है, उस फैक्ट को, इस हकायक को या इस हकीकत को हम सब तस्लीम करते हैं, और उसके मुताबिक हमने लाइफस्टाइल सेट किया है और हम फेस कर रहे हैं बेसिकली। अब देखिए नेक्स्ट पे उसने क्या कहा है, वी आर मल्टीलिंगुअल, इट इज ट्रू। मल्टीलिंगुअल होता है कई ज़बानें बोलने वाले। हम बीइंग का देखिए ह्यूमन, हम बहुत सी ज़बानें बोलते हैं, हम उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी सम एक्सटेंट बोलते थे, फिर हम इंग्लिश बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, बहुत सी ज़बानें हैं। मल्टीलिंगुअल होता है कई ज़बानें बोलने वाले, इज ट्रू एंड अ वेरी पुअर कंट्री टू। और बहुत से गरीब मुल्कों में देखें, द फियर ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट और नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्प्रिंग्स आउट ऑफ दैट पॉवर्टी ऑफ आवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्लियर उसने बता दिया है कि पहली लाइन में उसने बता दिया लैंग्वेजेस के बारे में, मीन कि हम बहुत सी ज़बानें बोलते हैं, सम एक्सटेंट उसने हमें बता दिया अपने टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट फिर उसने कहा है कि हमें खतरा होता है, हम डरे हुए होते हैं किस बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, आया कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं, या हमारे या इससे गुर्बत में इजाफा। फॉर एग्जांपल देखें, अंडर डेवलप्ड कंट्री जो गरीब मुल्क है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो गुर्बत वहाँ पे पसमानदगी और गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बीइंग अ ह्यूमन लोग क्या होते हैं, इस चीज़ से डरे होते हैं। बट वॉन्ट्स टू करेज इन बोथ आवर हैंड्स एंड बिगिन टू वर्क, पॉवर्टी वुड वैनिश। वैनिश होता ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी।
अब देखें, बीइंग अ पढ़े लिखे हमें जब फियर होता है, हम खतरा महसूस करते हैं कि आया हमें जॉब मिलेगी या नहीं, गेटिंग एम्प्लॉयमेंट और नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब राइटर ने क्या कहा है कि हमें थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने दोनों हाथों को हम अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो पॉवर्टी वुड वैनिश, गुर्बत जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। एंड देन दोज लैंग्वेजेस विच हैव क्रिएटेड अ नैरो रीजनल स्पिरिट इंस्टेड ऑफ बीइंग द कर्स दैट दे सीम टू अस टुडे। अब देखिए, फिर उसने कहा कि बहुत सी ऐसी लैंग्वेज जो रीजनल लेवल पे इलाकाई लैंग्वेज है, जैसे पंजाब में देखें तो इनकी क्या है, पंजाबी लैंग्वेज है, सिंध में देखें सिंधी है। तो बहुत सी ऐसी लैंग्वेज जिसने ना हमारी अपनी इलाकाई जो लैंग्वेजेस है ना उनको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब किया हुआ है। उस चीज़ से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हम बेसिक अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उर्दू है, नेशनल लैंग्वेज हमारी, हम अगर इसमें एजुकेशन हासिल करते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट के लिए ईजी होता है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। अब हम बेसिक क्या पढ़ते हैं, फॉरेन लैंग्वेज पढ़े होते हैं, तो इसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन किसमें, रीजनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है इंग्लिश है उसमें। तो राइटर यहाँ तक हमें समझ आ रहा है कि राइटर ने बहुत सी ज़ुबानों की बात की है और उसमें उसने कहा है कि हमारी जो इलाकाई लैंग्वेज होती है ना, जिसमें उससे हमारी इनबोर्न क्वालिटीज उससे बढ़ती है। वुड फंक्शन एज मैग्निफिसेंट व्हीकल्स ऑफ एक्सप्रेशन। मैग्निफिसेंट होता है शानदार, व्हीकल्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द रिच वैरायटी ऑफ कल्चरल पैटर्न एंड मोड्स ऑफ लिविंग एंड थॉट दैट वी हैव डेवलप्ड। अब देखिए, उसने कहा है कि अगर हमारी रीजनल लैंग्वेज होगी तो उसमें हम बेसिक अपना कल्चर भी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, हमारे आइडियाज़ को हम अच्छे तरीके से कन्वे कर सकेंगे। एज कम्पेयर टू, राइटर कह रहा है कि हम जो है ना फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं उनको अच्छे तरीके से हम उसमें अपने एक्सप्रेशन को, अपने कल्चर को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जो हमारी अपनी लैंग्वेज होती है, मादरी लैंग्वेज होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, अगर राइटर के हम इस आइडिया से भी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें क्या करते हैं, हम एग्री अगर करें तो उसमें देखें, चाइना को देखें, बेस्ट एग्जांपल है जिसने अपनी लैंग्वेज में तरक्की की और मोड ऑफ एक्सप्रेशन बड़े अच्छे तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों तक, और काफ़ी उन्होंने बेसिक तरक्की इस सेंस में की है। Let us hopes that day dawns very soon. A regional language for education will progress. और फिर उसने कहा है कि वो दिन जल्द ही आएंगे जब हम क्या करेंगे, अपनी जो ज़बान है ना, अपनी इलाकाई जो ज़बान है उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें तरक्की करेंगे। एंड फॉर एजुकेशन, रीजनल लैंग्वेज फॉर एजुकेशन विल प्रोग्रेस। और हमारी जो मादरी ज़बान होगी, इलाकाई ज़बान होगी, उसमें हमारी एजुकेशन भी हमें प्रोवाइड की जाएगी, मीन के हमारी अपनी लैंग्वेज में हमें सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इट हेल्प्स द चाइल्ड। फिर आप देखें कहाँ से चली थी, ऊपर ज़बानों से बात की थी राइटर ने, और नेक्स्ट उसने इम्प्रेस करते हुए कहाँ तक पहुँचा है, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ तक वो पहुँच चुका है। इट हेल्प्स द चाइल्ड टू लर्न विद ईज एंड इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट, इससे क्या होगा, अगर अपनी लैंग्वेज में बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी तो वो इसी तरीके से एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, क्योंकि अपनी जो लैंग्वेज होती है उसमें अपने, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हम अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से दूसरों तक डिलीवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, इसी में देखें, बट इफ इट इज थर्स्ट ऑन एन अनविलिंग मिनॉरिटी यूज टू अनदर अलाइड लैंग्वेज। अब देखिए, फिर ये भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज को प्रेफर किया जाए। अगर कुछ लोग ऐसे मिनॉरिटी में, कुछ कोई खास तादाद में नहीं होते, वो कम तादाद में ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम क्या करें, फॉरेन लैंग्वेज यूज करें। इट कैन वाइटेट द वेरी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इट इज सपोज टू हेल्प एंड वुड सॉल्व डिफिकल्टीज ऑफ सोशियो पोलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो बेसिक अगर हम अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन हासिल करते हैं तो बहुत सी सोशियो, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर हम इसी आइडियाज़ को देखें, राइटर्स के इसी आइडियाज़ को देखें, तो अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से इल्म हासिल कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू फॉरेन लैंग्वेज, जो कि इसमें इल्म हासिल करना
इस डिफ़िकल्ट है और इससे बहुत सी सोशल प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में माशाल्लाह हाथ से देखें। तो अब देखिए इसमें हमने कितनी बातें पढ़ी हैं। एक तो हमने सबसे पहली लाइन में देखे मल्टीलिंगुअल, बहुत सी ज़बानें बोलने वाले। फिर हमने कहा कि आफ्टर जब हम एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट भी राइटर ने हमें बताया है कि अगर हम अपने हाथों से काम करते हैं ना तो ये काफ़ी हद तक ये मसला ख़त्म हो सकता है कि हम जस्ट ये नहीं चाहें कि हम एम्प्लॉयमेंट की मुलाजमत की ज़रूरत है। अगर हम अपने हाथों से काम करते हैं तो ये मसला भी ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट भी राइटर ने हमें किस चीज़ के बारे में बताया, हमें रीजनल जो लैंग्वेज है, हमारी अपनी इलाकाई जो लैंग्वेज है उसके बारे में उसने बताया। और नेक्स्ट उसने कहा है कि अगर हम अपनी लैंग्वेज हासिल करते हैं ना, उसमें इल्म हासिल करते हैं तो ये स्टूडेंट के अंदर इनबोर्न क्वालिटीज़ उसकी बढ़ाती हैं। फॉरेन लैंग्वेज से वो हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक हमें किसके बारे में एक समझ आ रहा है कि राइटर ने बार बार किसके बारे में बात कर रहा है, लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। तो रीजनल लैंग्वेज को उसने लास्ट पे देखे प्रेफर किए हैं। तो वो कहता है कि इलाकाई जो लैंग्वेज है ना वो ज़्यादा सूटेबल है रेदर देन फॉरेन लैंग्वेज की निस्बत। तो ये देखिए टाइटल हमें फिर क्या समझ आ रहा है कि एजुकेशन एंड रीजनल लैंग्वेज, कि अगर आप बच्चों को अपनी ज़बान में एजुकेशन देते हैं ना तो उससे क्या होता है, उससे ज़्यादा अच्छे नताइज निकलते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकलते हैं, ताकि स्टूडेंट उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब देखिए इसमें ये मैंने बेसिक आपको पैराग्राफ पढ़ाया है, इसी तरीके से आपने बाकी जो पैरा आपके बुक में दिए गए हुए पैराग्राफ वो आपने रीड आउट करने हैं और उसके ऊपर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ना उसके ऊपर आपने लिखने हैं। उन वर्ड्स को लिखने के बाद अच्छे तरीके से आपने इनको रीड आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन में देखें व्हाट काइंड ऑफ फियर वी हैव इन आवर माइंड्स, कि हमारे जहनों में किस किस्म के फियर है, किस किस्म के हमारे जहन में खतरात हैं, हम क्या खतरा महसूस करते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखिए जैसे कि ऊपर ही हमने पढ़ा था द फियर ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्प्रिंग इन आवर माइंड। मीन क्या आया कि हमें पढ़ने के बाद एजुकेशन हासिल करने के बाद जॉब मिलती भी है मुलाजमत या नहीं मिलती, हमें हमारे जहन में इस तरह के खतरात मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ वी कैन अबॉलिश पॉवर्टी, हम गुर्बत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा कि अगर हम हाथों से काम करते हैं, इसी पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि इफ़ वी वर्क हार्ड विद करेज एंड सिंसियरिटी देन वी कैन अबॉलिश पॉवर्टी, कि अगर हम अपने हाथों से काम करते हैं ना तो उससे हम गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं, उससे हमारी जो गुर्बत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो सकती है और हम अगर सख्त मेहनत करते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड, इलाकाई जो ज़बान है ना वो कितना रोल अदा करती है स्टूडेंट की लर्निंग में, एक बच्चे की लर्निंग में। तो ये भी हमने बेसिक पढ़ा था कि उससे जो अपनी इलाकाई ज़बान होती है उसमें बच्चे की जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं। द रीजनल लैंग्वेज प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द लर्निंग ऑफ चाइल्ड, इलाकाई जो ज़बान है वो अहम रोल अदा करती है किसकी, बच्चे की लर्निंग में। ही बिल्ड्स हिज इनबॉर्न क्वालिटीज़ थ्रू रीजनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेज के जरिए उसकी इनबॉर्न जो क्वालिटीज़ है ना, इनबॉर्न जो एबिलिटीज़ है वो बढ़ती हैं। अब ऊपर देखिए ऊपर वाले टेंस में हमने इस एमआर इसका इस्तेमाल किया, प्रेजेंट में बात हुई है। नीचे भी आप देखें आंसर में देखें तो प्रेजेंट ही हमने टेंस यूज़ किया, हमने ये नहीं किया जैसा कि मैंने रूल्स में पढ़ाया था आपको कि अगर पास्ट में पूछा जाता है तो आप पास्ट में ही बात करेंगे, अगर प्रेजेंट में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन तो प्रेजेंट में ही आप आंसर देंगे, आपने कभी भी पास्ट में नहीं लिखना। नेक्स्ट देखिए इज इट ट्रू डैट लैंग्वेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज प्रोग्रेस इन द कंट्री, क्या ये इसमें किस किस्म की सच्चाई है कि लैंग्वेज इज नेसेसरी ज़रूरी है टू इंक्रीज प्रोग्रेस, ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए लैंग्वेज अहम किरदार अदा करती है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं। इन प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, हमारे अपनी ज़िंदगी में देख लें कि चाइना जो बेस्ट एग्जांपल है, अपनी ही उसने लैंग्वेज में तरक्की की है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। इसलिए क्या है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। अब देखिए किसी भी मुल्क की खुशहाली के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब बीइंग अ टीचर मुझे देखें, मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं कि जो अपनी लैंग्वेज में तो बहुत अच्छा उनका आउटपुट होता है, उर्दू में बहुत अच्छे तरीके से वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन जब उनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना पड़ती है तो इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर देम, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने आइडियाज़ को क्लियर नहीं कर पाते।
उनकी वो बेसिक नहीं बनी होती, तो इस वजह से वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। इट हेल्प्स टू सॉल्व द सोशियो पोलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और इससे माशी किस्म के जो प्रॉब्लम है ना किसी भी सोसाइटी में वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इससे माशरे में जो स्टेटस कॉन्शियस लोग होते हैं, एलिट क्लास के होते हैं या गरीब जो लोग होते हैं, उस लिहाज से इनको बहुत डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ता। फिर देखिए सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब देखिए हमने कितनी दफ़ा इसमें पढ़ा है कि एजुकेशन में बात हुई है, और एजुकेशन के बाद क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस, इलाकाई जो लैंग्वेज है उस पर बात हुई है। क्योंकि राइटर ने किस तरह उसका जुड़ाव था, बेसिक राइटर के आइडियाज इस तरफ थे कि हमें जो है ना अपनी इलाकाई जो ज़बानें हैं, इलाकाई जो ज़बानें हैं उसको प्रेफर करना चाहिए। उससे बच्चों में इनबोर्न क्वालिटीज़ बढ़ती हैं और वो अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। ये हमने बेसिक 2 से 3 दफ़ा हमने इसी पैराग्राफ में पढ़ा है कि राइटर किसकी तरफ उसकी फेवर है, रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ। तो फिर इसका टाइटल क्या है, एजुकेशन एंड रीजनल लैंग्वेजेस। एजुकेशन तालीम और किस में होनी चाहिए, अपने ही ज़बान में, अपने इलाकाई ज़बान में होनी चाहिए। फिर देखिए मेक अ प्रेसिंग ऑफ द पैसेज। तो इसमें हम देखेंगे कि पुअर कंट्रीज क्या करते हैं या प्रोग्रेस कंट्री देखें। आवर कंट्री दो पुअर येट हैज़ मैनी लैंग्वेजेस। हमारा जो मुल्क है ना, फर्स्ट पे देखिए ऊपर हमने सबसे पहले लाइन में हमने पढ़ा था मल्टीलिंगुअल, कि हम कई ज़माने बोलने वाले हैं। बीइंग पाकिस्तान में देखें तो इसमें देखें कि हमारा मुल्क गरीब तो है लेकिन इसमें बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में आई थिंक 36 या 37 जो लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं। उसमें पंजाबी है, उर्दू है, पश्तो है, और भी बहुत सी ज़बानें इसमें बोली जाती हैं। विद एफर्ट एंड डेडिकेशन वी आर एबल टू वाइप आउट पॉवर्टी। अब देखिए हम अपनी एफर्ट, अपनी कोशिश और जज्बे से, डेडिकेशन से, हार्ड वर्किंग से क्या कर सकते हैं, गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। These languages will become great assets। ये जो लैंग्वेज है ना जितनी भी हमारे मुल्क में बोली जाती है वो एक एसेट है, हमारा कीमती सरमाया है। A regional language can help the child in picking up things easily। अब देखिए जो इलाकाई ज़बान होती है ना उसमें एक बच्चा जो स्टूडेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पिक कर पाता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडियाज़ को समझ सकता है और उनको कन्वर्ट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। इट इज़ ओनली व्हेन अ लैंग्वेज इज़ फोर्स्ड अपॉन द पीपल दैट इट चेक्स द वेरी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब देखिए जब किसी भी कंट्री में या किसी भी लोगों पे एजुकेशन फोर्स की जाती है ना, मीन के आप उसको फोर्स कर देते हैं कि आपने चाइनीज लैंग्वेज ही पढ़नी है, चाइनीज़, या आपने इंग्लिश ही पढ़नी है, या आपने अरबिक ही पढ़नी है, तो उसे फोर्स करने से पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन में या बच्चों को पढ़ाने से पहले इन बातों को ज़हन बेसिक रखना ज़रूरी है कि अपनी जो लैंग्वेज होती है उसमें स्टूडेंट अच्छे तरीके से, बच्चे अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट कर पाते हैं और उसी से उनकी इनबॉर्न क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। तो ये देखें बेसिक वाज़ेह इस पैरे में ये लिखा गया है, फर्स्ट लाइन में ही बता दिया गया है कि मल्टीलिंगुअल कई ज़बानें बोलने वाले हैं। और फिर लास्ट पे देखें, लास्ट वाली लाइंस में, लास्ट वाले पैरे में राइटर ने हमें एजुकेशन और रीजनल जो लैंग्वेज है उसके बारे में हमें एक क्लू दिया है। अब ये बेसिक आपने खुद अरेंज करना है वर्ड्स को पकड़ के। आपने ये नहीं कि जस्ट वहाँ से एक लाइन पकड़ी और वही लिख दी कि ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं। आप देखिए रीजनल लैंग्वेज और एजुकेशन हमने इसको कंपोज किया एज अ टाइटल के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। और आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है।